गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो कनेक्टेड हैं अभी एक बार मुझे ऑडियो का कंफर्मेशन दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। ऑडियो। गुड मॉर्निंग सोनाक्ष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निकिता। ओके, गुड मॉर्निंग तनिष्का। गुड मॉर्निंग गौतम। गुड मॉर्निंग वैष्णवी। गुड मॉर्निंग अफान। ओके, सभी को मालूम था आज का सेंस टाइम। वेरी गुड। स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपनी। 18 स्टूडेंट्स ही आए अभी तक। ज्वाइन द क्लास। यस स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। हम कैसे बढ़ाए रघुवीर? अपने क्लासमेट से कहो, बताओ उन्हीं क्लासेस चल रही हैं, बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने टीचमेंट ज्वाइन किया हुआ है, सिर्फ ज्वाइन किया और वो क्लासेस नहीं अटेंड करते, तो देखो अटेंडेंस शीट में उनकी रेगुलर एब्सेंट जा रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, तो बात कर रहे हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चैप्टर्स के आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से ही देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पायल। गुड मॉर्निंग आरती। गुड मॉर्निंग नमन। सो हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई एक डिफरेंट प्रॉपर्टी की। एक ऐसा फैक्टर आएगा आपके पास जो कि उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होने वाले डिफरेंस को, कि क्या चेंज हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसको आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें आज से पहले अभी आपने कुछ एक एग्जांपल भी देखे होंगे, तो जितने भी आपने जो सॉल्यूट देखे, जैसे कि हमने ग्लूकोज की बात की, एक यूरिया का एग्जांपल लिया, हमने शुगर का एग्जांपल लिया, तो ये जितने भी सॉल्यूट थे ना हमारे, अभी तक हम मान सकते हैं कि ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही है ना, ये आयोनाइज नहीं होते हैं। तो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की बात की अब तक। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के केस में देखो क्या होता है कि जितनी आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी आएगी, यस आई से डिनोट करते हैं रघुवीर, सही है वांटर फैक्टर को। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के केस में आप अगर मान के चलते हो, आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, आपको अमाउंट पता है सॉल्यूट का पहले से, तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई। समझ में आ रहा है? जिससे आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। ठीक है, आपने कैलकुलेशन पहले से लगा रखी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना आएगा, और जब आप ऑब्जर्व करते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के केस में, तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। बट हम देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लेते हैं, ओके, जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सोल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाते हैं? आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज होते हैं, कभी तो आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। आप कहोगे कि सॉल्यूट टू, पहले तो आपका जैसे कि NaCl की बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। आप NaCl एज अ सॉल्यूट लेते हो, ठीक है, जब आप इसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, ये आयोनाइज होता है Na+ और Cl- में। अभी यहाँ पर आपको NaCl का एक मॉल नजर आ रहा है, एक ही मॉल लिया था आपने, तो इसके नंबर ऑफ मॉल जो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर पर डिपेंड कर रहा था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट जैसे ही आपने सोल्यूशन फेज में देखा, तो इसके आपको 2 मॉल नजर आ रहे हैं ना, Na+ और Cl- है, तो ये NaCl की ना, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आप देखते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पर। यहाँ पर नेचर कैसा था? न्यूट्रल था, यहाँ पर आयोनाइज हो गए क्योंकि आयन में कन्वर्ट हो गए, तो उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आए ये चीज? ये किसके पार्टिकल्स है? NaCl के तो पार्टिकल है, इसके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी, तो यही देखा था हमने कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, इट ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो वही चीज हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं कि यहाँ पर देखो, आप मानकर चले थे कि आपने NaCl का एक मोल लिया था,
तो उसके अकॉर्डिंग आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन की हुई थी कि इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले सकते हो, आपके पास इतनी सारी पढ़कर आए हो आप, तो आपने कैलकुलेशन लगाई हुई थी कि इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। बट यहाँ पर क्या हुआ, आयोनाइज हो गया ये, ठीक है, इस तरह डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर 1 मोल से 2 मोल यहाँ पर हमें NaCl, 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूट के 2 मोल मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, समझ में आ रहा है ना सॉल्यूट के 2 मोल क्यों मिल रहे हैं? आप उसे आयन से या इसकी न्यूट्रल स्टेट से नहीं जोड़ोगे। क्लियर? तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि 1 मोल था, हमने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग लगाई हुई थी, बट हमने सॉल्यूशन फेज में देखा तो जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो उससे डिफरेंट, आप कह सकते हो ज्यादा निकल कर आएंगी। यहाँ 1 मोल था, यहाँ पर 2 मोल हो गए। तो यहाँ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने जब ऑब्जर्व की तो वो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज से ज्यादा निकल कर आई। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपकी ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उन्हीं के रेशियो को एक्सप्लेन करने के लिए जो फैक्टर यहाँ पर काम में आता है उसे हम नाम देते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। यही वॉन्ट ऑफ फैक्टर है जो आपको बताता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में किस तरह से चेंज होगा इस डिसोसिएशन की वजह से। और एक टर्म और सुनी होगी आपने, एसोसिएशन, एसोसिएट होना। क्या समझते हो मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन से? मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, जैसे कि अगर आप बात करो कार्बोक्सिलिक एसिड की, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो, समझते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास COOH ग्रुप होता है, कोई सा भी ले लो, एसिटिक एसिड ही ले लो, जब आप इन्हें बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हो तो ये डाइमेराइज हो जाते हैं। यस, एसोसिएशन यानी जुड़ना। कौन जुड़ेगा? सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पर डिसोसिएट हो रहे हैं। ओके, एसोसिएशन भी होता है जब आप सोल्यूबलाइज करते हो पार्टिकल्स को। कब होता है वो चीज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, जब आप उसे बेंजीन सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज करते हो तो वहां पर हमें एसोसिएशन देखने को मिलता है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्टिकल्स हैं वो एसोसिएटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, डाइमेराइज, कभी डाइमर बना लेते हैं, कभी ट्राइमर बना लेते हैं। तो इस तरह से एसोसिएशन हो जाता है। अब एसोसिएशन के केस में देखो कैसा होता है, यहाँ समझते हैं एसोसिएशन को। जैसे देखिए ये आपका CH3COOH, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, एसिटिक एसिड इसे हम नाम देते हैं। इसके 2 मोल आपने लिए, इसको बेंजीन में डाला, बेंजीन में जाते ही क्या होगा, एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कंप्लीटली एसोसिएशन होगा। यहाँ ये चीज याद कर लेना कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हो तो वो एसोसिएटेड हो जाते हैं। डिपेंड करता है कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे जितने आपने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर आप एसिटिक एसिड के 2 मोल ले रहे हो, ठीक है, तो वो दोनों मिलकर डाइमर बनाएंगे। 3 लेते तो ट्राइमर बनता है, यहाँ डाइमर बनेगा। कैसे बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ इधर बना लेते हैं, वहां तक विजिबल नहीं होगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं ना एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को ऐसे। ये एक मॉलिक्यूल हुआ। दूसरा देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। हाइड्रोजन बीच में फंस गया ना, 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरह से डाइमेराइज हो जाएगा। ये डाइमेराइज हो गया, समझ में आ रहा है? डाइमेराइज होकर ये एक ही मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ आप कहोगे कि आपने जब स्टार्ट किया किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, मान लो वेपर प्रेशर ही है, उसको आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आपने कैलकुलेशन पूरी कर ली कि मैंने यहाँ पर 2 मोल लिए थे एसिटिक एसिड के, तो उसके अकॉर्डिंग इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी। बट जब आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर एसोसिएशन हो चुका था और एक ही पार्टिकल था, और उसी के बेसिस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो आपको कम देखने को मिला। यस, हाँ, इंट्रा होगी क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही लिख रहे हो आप सर। तो ये चीज समझ में आ गई ना सभी को? तो इस तरह से जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो तो कभी तो वो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, कभी तो वो एसोसिएटेड हो जाते हैं, कभी डिसोसिएटेड हो जाते हैं। तो जो ऑब्जर्व, यस, कुछ कह रहे हो आप लेकिन लोग? एक मॉलिक्यूल तो पूरा डिफरेंट ही हुआ ना, तो
इंटर होनी चाहिए ना। एक मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, एसोसिएशन की बात कर रहे हो सोनाक्ष? यस मैम। दो मॉलिक्यूल, हाँ, दो मॉलिक्यूल लिए थे अलग अलग से, अब ये जुड़कर एक हो चुके हैं। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल, इनकी नेचर कैसी हुई? ये पहले सिंगल थे, डायमेराइज हो गए, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इनके नंबर पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर दो लिए थे, यहाँ सिर्फ आपको एक ही नजर आ रहा है, एक ही मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। ओके, मैम ये नंबर इंटर ऑफ होगा, पार्टिकल्स, इंट्रा जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है और इंटर जब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है। एक ही मॉलिक्यूल है ना? नो, इंटर इंटर ही होगा ये। इंटर होगा मैम, केस दो डबल इंटर होगा। इंटर होगा ना, अलग अलग, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आए, एक CH3COOH आया, दूसरा CH3COOH आया। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल पे होती है, तो उसका एग्जांपल आपने देखा होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये NO2 और ये इसका H, इस तरह से इस एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, तो ये इंट्रा कहलाती है, ये इंट्रा कहलाती है। और ये जो हो रही है ये इंटर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोई क्वेश्चन? प्रोसीड करें आगे। यस मैम, क्लियर। ओके, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन समझ में आया आपको? आपने जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट लिया जो कि अंदर जाकर कुछ ना कुछ कर रहा है, या तो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके मेजरमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो या तो कम हो जा रही है या ज्यादा हो जा रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा कब हो जाएगा? जब आप डिसोसिएशन करोगे, इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, क्योंकि और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अमाउंट कम, आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो कम कब हो जाता है? जब एसोसिएशन हो रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो हम समझ सकते हैं कि इस तरह से अब तक हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात की थी, अब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात की, तो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके मेजरमेंट पर इफेक्ट पड़ा, उनका वैल्यू कम हो गया या ज्यादा हो गया, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता है। समझ लिया हम सबने इस चीज को? तो इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होने वाले चेंजेस को समझाने के लिए एक फैक्टर आया जिसे हम वॉन डॉट फैक्टर कहते हैं। यस, क्या हुआ रघुवीर? इंटर का मतलब होता है अलग अलग। एसिटिक एसिड, दो अलग अलग एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आए। अगर एक ही एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल होता, जैसे आपने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का एग्जांपल देखा था, एक ही मॉलिक्यूल था, उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसे इंट्रा कहते हैं। एक ही जगह होने वाले, जैसे कि आप ही के स्कूल में गेम्स हो रहे हैं तो आप इंट्रा कॉम्पिटिशन, इंट्रा गेम्स कहते हो। वो अलग अलग स्कूल्स के बीच में होते हैं तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कहलाता है। ओके, नो मोर डिस्कशन। जहां तक मैं समझती हूँ इंटर और इंट्रा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। वो जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ओके, अब कोई चैटिंग नहीं होगी। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑफ फैक्टर आया, बॉन्ड ऑफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने हिसाब से वो फैक्टर दिया। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है? एक्चुअल में रेशियो है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। समझ में आती है नहीं चीज? तो हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। लिख लो इसे एक बार, ठीक है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, in case of electrolytic solute, ये आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन ज्यादा सही होगा। इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ solute particles, ओके, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व कैलकुलेटेड
ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व colligative properties are not same as calculated. Okay, due to the change in number of particles of solvent। ये लाइन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में अगर आप पहले से कैलकुलेट करके बैठे हो, अंदाजा लगाकर बैठे हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना आएगा, बट वो एक्चुअल में डिफरेंट आता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वही NaCl का एग्जांपल देख लेते हैं। इन केस ऑफ, आप लिख लो एसोसिएशन, लिख लो, पहले डिसोसिएशन लिख लेते हैं। डिसोसिएशन लिख लेते हैं पहले। ये NaCl है, डिसोसिएट हुआ, Na प्लस दिया और Cl माइनस दिया इसने। ओके, डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो आप नॉट डालकर एक लाइन लिखोगे। इन केस ऑफ dissociation, number of particle increases, number of particle increases, so the value of colligative property also increases। ये समझ में आया ना सभी को कि डिसोसिएशन के केस में आपने देख लिया, डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन मान के चल रहे हैं। यहाँ पर 100% डिसोसिएट हुआ, जरा भी NaCl नहीं बचा, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंक्रीज। जितनी आनी चाहिए ये संजली ऑब्जर्व ज्यादा होंगी। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, स्क्रीनशॉट लो, फिर एसोसिएशन के बारे में भी लिख लेते हैं हम एग्जांपल लेकर। ओके, फिर वांट ऑफ फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे। मैम इसमें कौन सी ज्यादा होगी, कैलकुलेटेड की अपन ऑब्जर्व करेंगे? जो कैलकुलेटेड तो आपने पहले से अंदाजा लगाया हुआ है, ठीक है, और ऑब्जर्व ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा कौन सी आएंगी? ऑब्जर्व आएंगी, जो आप देखते हो। ओके, ऑब्जर्व वैल्यू लिख लो, समझ जाओगे। फॉर द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑब्जर्व समझ गए, जो आपने देखा है। ओके, कैलकुलेटेड जो आप दिमाग में अपने एक एस्टिमेशन बनाकर चले थे, जबकि आपने ऑब्जर्व कुछ और किया। क्लियर स्टूडेंट? वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है ना, हम यहाँ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है, तो वॉल्यूम को यहाँ बीच में नहीं लाएंगे। ओके, एसोसिएशन देख लेते हैं। एसोसिएशन का एग्जांपल लिख लेते हैं, समझ तो लिया है हमने।
एसोसिएशन हो रहा है। वही एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर, एसिटिक एसिड का ले लो। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आपने लिए, बेंजीन में उसको डाला है आपने, तो यहाँ पर एसोसिएशन हुआ है। ये चीज सबकी क्लियर है ना कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब आप उसे बेंजीन में डिसॉल्व करते हो तो वो एसोसिएटेड हो जाता है। डाइमर, ट्राइमर, पेंटामर, टेट्रामर, जितने भी आपने मॉलिक्यूल लिए उसके अकॉर्डिंग उनका एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर एसोसिएशन को समझ लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिखा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेकर आएंगे इसी का दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दो। ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये डाइमर बन जाएगा, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर? तो इस तरह से ये एसोसिएशन हुआ। अब एसोसिएशन के लिए आप लिख सकते हो, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व colligative properties decreases as the number of particle also decreases। कंफर्म है ना स्टूडेंट? समझ में आ गया? एसोसिएशन में आपके मॉलिक्यूल जुड़ गए बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो गई हैं, वो घट गई हैं। जबकि डिसोसिएशन में आपके पार्टिकल्स अलग अलग हो गए हैं, बढ़ गए हैं, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगी और डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रही है। इसी चीज को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। आगे प्रोसीड करते हैं हम। ओके अफान, यस गुड, सभी को क्लियर है? अब हमारा जो मेन टॉपिक है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, उस तक बढ़ते हैं हम। बॉन्ड ऑफ फैक्टर नहीं हमें एक्सप्लेन किया कि कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा। उसे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर की हेल्प ले सकते हो। लिखेंगे हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में। बॉन्ड ऑफ फैक्टर is the bond of factor is the ratio between observed and calculated colligative properties। Okay, it is denoted by small I से इसको डिनोट कर। क्लियर स्टूडेंट? तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है? एक्चुअल में रेशियो है किसके बीच में? जो आपकी ऑब्जर्व है, जो बाद में आपने ऑब्जर्व की है वो ऊपर आएंगी, और जो कैलकुलेटर जो आप पहले से अंदाजा लगाकर बैठे थे वो नीचे आएंगी आपकी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, आई इज इक्वल टू द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो बाद में मिल रही है ना आपको प्रॉपर्टीज, वो ऊपर आएंगी और नीचे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास। यस, पहले ऊपर ऑब्जर्व आएंगी जो बाद में आपको मिल रही है, और जो आपने खुद ने अंदाजा लगाया था वो नीचे आएगा।
ओके, ये रेशो हो गया। अगर हम बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जो कि अब तक हम बात करते आ रहे थे, जैसे ग्लूकोज की, या आप शुगर ले लो, आपने यूरिया का एग्जांपल देखा था कल एक क्वेश्चन में, तो उन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में जितना आपने कैलकुलेशन किया था उतनी ही आपको ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलती है। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि आई का वैल्यू जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम होगा कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व का वैल्यू, तो हमारे लिए आई जो है, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका वैल्यू 1 आ जाता है। ये चीज समझ में आ रही है ना? इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करते हो तो यही होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के केस में आपके पास आई का वैल्यू 1 आएगा। जबकि आपने डिसोसिएशन या एसोसिएशन किया, डिसोसिएशन किया तो आपके पास आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और एसोसिएशन किया तो ऑब्जर्व कम हो रही है तो आई का वैल्यू आपका लेस देन 1 आ जाता है। ये चीज तो क्लियर है सबकी? तो एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं आई के लिए, इसे क्लीन कर दूं, फिर एक फॉर्मूला और लिखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास है तो उसके बेसिस पर भी फॉर्मूला है। I is equals to the number of particles after dissociation और एसोसिएशन। जो भी हो रहा है, या डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तो उसके बाद कितने पार्टिकल्स आए वो ऊपर आएंगे आपके पास, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पहले आपके पास जितने थे, आपके पास 1 मोल था या 2 मोल था, जितने भी थे आपको पता होंगे, वो आपके नीचे आ जाते हैं। तो अगर हाँ, इजी तो ऑब्जर्व कैलकुलेटेड वाला भी है, और ये आफ्टर और बिफोर कर लो ना, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर बिफोर कैसे, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो दोनों फॉर्मूला के, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ओके, सो देखो, जैसे कि अगर हम बात करें NaCl की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये NaCl था, डिसोसिएट हुआ, क्या दिया इसने, NH+ और Cl-। ओके, आपने क्या देखा कि आप आई कैलकुलेट करना चाहते हो, यहाँ पर आई का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, या कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। NaCl हाफ, क्या लिखा है आपने अपन, देखो NaCl आफ्टर, बाद में आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 और 2 नजर आ रहे हैं ना? और बिफोर, पहले जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो कितने थे, ओनली 1 पार्टिकल था NaCl का, तो यहाँ पर आपके पास आई का वैल्यू 2 आ जाता है, तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है डिसोसिएशन के केस में। यस सर, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, तो जो आई का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आता है। अब हम एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, वही एसिटिक एसिड के एग्जांपल लेंगे। फ्रैक्शन में भी आ सकता है क्या, डेसिमल्स में? डेसिमल में भी आ सकता है ये, बस ये ध्यान में रखो कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब डिसोसिएशन हो, और लेस देन 1 जब एसोसिएशन हो रहा है। ये चीज तो आप उससे भी समझते हो ना कि डिसोसिएशन से पार्टिकल्स का नंबर बढ़ रहा है, एसोसिएशन से कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कम आएगा आई का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर एसोसिएशन हुआ, वही आपका यहाँ डाइमर बना था, एक पार्टिकल रह गया था, ठीक है? तो यहाँ पर आई का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो आफ्टर
पहले तो आफ्टर वाले आएंगे ना, बाद वाले, बाद में सिर्फ एक रह गया आपके पास, एक पार्टिकल रह गया, और पहले कितने थे आपके पास, 2 एसिटिक एसिड लेकर चले थे आप, तो यहाँ पर भाई 0.5 आ रहा है आपका, फ्रैक्शन में ही आ रहा है, ठीक है, लेस देन 1 आ रहा है। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी देख लेते हैं एक एग्जांपल, फिर उसके बाद अभी तो हम समझ रहे हैं इस टॉपिक को, तो जनरली हम बात कर रहे हैं कंप्लीट डिसोसिएशन और कंप्लीट एसोसिएशन की। अगर मान लो आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब आप 11th में पढ़ते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि कुछ अमाउंट तो डिसोसिएट हो गया सॉल्यूट का और कुछ बचा हुआ है, तो उस टाइम पर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, तब आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो उसे भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक चीज ध्यान में रखो, जब हम ये सब लेकर चलते हैं, आई को लेकर चल रहे हैं, तो इस आई के थ्रू, इस वांट ऑफ फैक्टर के थ्रू हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने, जैसे कि आप जानते हो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करोगे, इसे स्क्रीनशॉट लिया सबने। अब मैन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। देखो जैसे कि आपने फॉर्मूला लिखा था आई के लिए, ऊपर आपकी ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज थी, नीचे कैलकुलेटेड थी, समझ में आ रहा है ना ये चीज। अगर मान लो आपके पास आई का वैल्यू है, आप कैलकुलेटेड आप करके बैठे थे, अब बताओ ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज कितनी आएंगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कैलकुलेटेड आप करके बैठे थे प्रॉपर्टीज, उनको आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज आ जाती है। यही पता चल रहा है ना हमें यहाँ से। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी हमने पढ़ी हैं, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जैसे रिलेटिव लॉरिंग पढ़ी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है, और उसके अलावा एक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है। तो उनको जब आपके पास आई का वैल्यू आ जाता है, वांट ऑफ फैक्टर आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि जो भी आपकी कैलकुलेटेड जो वैल्यू था, जो फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करके रखा था, उसको आई से मल्टीप्लाई करते हो, एक नया फॉर्मूला आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ देखो, हम बात करें रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, कैसे एक्सप्लेन करते थे इसको, फॉर्मूला क्या था इसके लिए, पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाय टी नोट। रिलेटिव लॉरिंग को शो कर रहा है, ये किसके इक्वल होता था, एक्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका कैलकुलेटेड है। अब आपको आई का वैल्यू बता दिया, आपको वांट ऑफ फैक्टर पता है, तो आप ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज के लिए क्या करोगे, उस आई से इन कैलकुलेटेड को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आपके पास वांट ऑफ फैक्टर आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि रिएक्शन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो वहां जो आपकी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, किससे, वांट ऑफ फैक्टर से, आई। ओके, ये पहली प्रॉपर्टी हुई। उसके अलावा यस, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। यस अंजलि, सिर्फ फॉर्मूला देखो यहाँ पर, इस फॉर्मूला से समझो और आप अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, यही है ना वांट ऑफ फैक्टर, दोनों का रेशो है। तो अगर आप कैलकुलेटेड, तो आप कैलकुलेशन कर कर आए हो, आप निकाल कर आए हो न्यूमेरिकल्स के लिए, कैसे फॉर्मूला हमारे पास आता है पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला से आपको, कैलकुलेटेड आपके पास है, ओके, आपको आई का वैल्यू भी अगर दे दिया, और ऑब्जर्व अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, ऐसे तो करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैलकुलेटेड को आई से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ये ऑब्जर्व रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व लिख लो इसके आगे। ऑब्जर्व रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इस तरह से ऑब्जर्व प्रॉपर्टी सब आई से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपके फॉर्मूलाज आए। वीडियो पोस्ट
नेटवर्क इशू होगा। कैलकुलेटेड गिवन कैसे होगी हमें पता है ना, कैलकुलेटेड तो हम कैलकुलेशन कर आए हैं, कैसे आप निकालते हैं, आपने एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, ये मॉल्स हैं, ये मॉल फ्रैक्शन है, तो वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटेड आपके दिमाग में है, आपको कर सकते हो आप उन सबको। आपको रिलेटिव लोडिंग दे दें, आपको मान लो कि प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर दे दें, सब आपको दे देंगे। आप कहाँ कैसे आप मॉल फ्रैक्शन निकालते हो वो सब आपको पता है, तो कैलकुलेटेड तो आपको निकालना आता है। अब आपको आई का वैल्यू भी दे दें और कहें कि ऑब्जर्व बताओ, तो आप आई से मल्टीप्लाई कर लोगे। पहले कैलकुलेटेड को कैलकुलेट करोगे और आई से उसको मल्टीप्लाई करना। ओके, तो यहाँ रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालते थे आप KB इंटू मॉल एनर्जी ऐसे ही करते थे ना, यही तो आता है। ठीक है, अब ये तो आपकी कैलकुलेटेड हो गई, ऑब्जर्व पूछ रहा है तो आई से मल्टीप्लाई करोगे इंटू आई। यस गुंजन, क्या रिपीट करना है? सिर्फ फॉर्मूला देखो, सिर्फ फॉर्मूला देखो। आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, आपको बताना है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है। वांट ऑफ फैक्टर रेशियो है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड, ठीक है। कैलकुलेटेड आप फॉर्मूलाज निकाल कर आए हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने सीखा है, न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं जिनसे पता चलता है कि हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, अगर मान लो आपको एग्जाम में वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दे दें, कैलकुलेटेड आपको निकालना आती है, निकाल लें आप, और आपसे पूछिए कि बताओ ऑब्जर्व कैसे निकालोगे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आपको वांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, बस वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, और ये कब होता है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा था 5 इक्वल्स टू द 3 RT, ऐसे आप कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कल 2 या 3 क्वेश्चन भी हमने किए हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब ऑब्जर्व आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर आपके पास वांट ऑफ फैक्टर है आई, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू आई। ये आपका ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हो गया। यस, ठीक है ना, समझ में आया ये सभी को? तो इस तरह से कंप्लीट एसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तब हम कैसे वांट ऑफ फैक्टर को अप्लाई करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्या एसोसिएशन है, क्या डिसोसिएशन है, वो हमने देखा। ये 2 फॉर्मूला, एक आफ्टर बिफोर, एक ऑब्जर्व कैलकुलेटेड, ये दिमाग में रखना बस। ठीक है, बाद वाला ऑब्जर्व भी आप बाद में ही करोगे, तो बाद वाला हमेशा ऊपर आएगा, आफ्टर ऑब्जर्व, और कैलकुलेटेड आप पहले ही कैलकुलेट करके रखे थे आपने, बिफोर दोनों नीचे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगी, अब ये चीज अपने दिमाग में रखना कि ये जो करेक्शन हुआ है टाइमिंग में, ओके, ये जो चेंज हुआ है सिर्फ आज के लिए था। आपकी सैटरडे वाली क्लास आज हो चुकी है। अब नेक्स्ट ट्यूसडे से आपकी क्लासेस होंगी, जैसे कि होती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, वैसे ही होंगी। कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना, टाइमिंग भी सेम रहेगी, सिर्फ आज के लिए ये चेंज हुआ है आपका। ओके, अब जब हम ट्यूसडे को मिलते हैं तो हम वांट ऑफ फैक्टर की ही बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे उसके। बट यहाँ तो देखो कंप्लीट एसोसिएशन और कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, यानी कि हमारे सोल्यूट का कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो गया, कुछ बचा रह गया, कुछ एसोसिएट हो गया, कुछ बचा रह गया, तो अब बताओ अब वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। ठीक है, साइड चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है कि अब आपका वांट ऑफ फैक्टर का जो कंसेप्ट है बिफोर आफ्टर ऑब्जर्व कैलकुलेटेड, वो आपका क्लियर हुआ होगा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन किस तरह से करते हो वो हमने यहाँ देख लिए हैं कि आपको अपनी कैलकुलेटेड को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ऑब्जर्व का वैल्यू पता चलता है। ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।